हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अभी 2 लेक्चर में हमने क्या देखा, लाइट का हमने वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर देखा। उनसे रिलेटेड मेजर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था पार्टिकल नेचर से, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन थोड़ा फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, इसी तरीके से उसका वेव नेचर को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है वो भी आप फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, है ना। उससे पहले हमने जस्ट पढ़ा था कि एटॉमिक मॉडल की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने जे थॉमसन मॉडल और एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था, ठीक है, गोल्ड फॉइल वाला है। अब उसी से हम एटॉमिक मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हम मॉडल पर आगे, और जो मॉडल है वो है बोर का। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर की हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह है छोटी छोटी, और कुछ फॉर्मूलेज है जिन्हें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो बोर मॉडल ऑफ एटम था वो 1930 में दिया, और उसने कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ अजम्पशंस दिए थे कि मॉडल में क्या क्या होगा, ठीक है। तो वन बाय वन हमको देख लेते। सबसे पहला जो पॉस्टुलेट उसने दिया है वो बोला इसने एटम कंटेन 2 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट और शेल। तो सबसे पहले जो हमारे पास बोर्ड साहब थे, तो बोर्ड साहब ने क्या करा कि एटम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो उसने बोला न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर की जगह जो भी वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट यही था कि बोर ने एक एटम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसमें हम पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट है उसको उसने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और जो रिवॉल्व करे वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में करेंगे, जिसको हम शेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉस्टुलेट था जो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सही था इस हिसाब से कि हाँ भाई न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे एक फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल या ऑर्बिट में, ठीक है। ये था इसका पहला पॉस्टुलेट। सेकंड जो पॉस्टुलेट था इसका वो था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ डेफिनेट वेलोसिटीज इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और मेन एनर्जी लेवल और मेन शेल और शेल। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा, सॉरी जो एटम होगा उसके अंदर सेंटर में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड हमें पता है कि कंसेंट्रिक का मतलब है ये इस तरीके से, कंसेंट्रिक इस तरीके से शेल्स होगी, या ऑर्बिट बोलते हैं, या इनको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, ठीक है, वही नाम दे रखे सारे। इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इनको, और मेन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और मेन शेल भी बोलते हैं, और शेल भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन्होंने बोला कि ये जो कंसेंट्रिक आपको पाथ या शेल्स या ऑर्बिट जो दिख रहे हैं ना, इनकी कोई रेडियस जो है वो फिक्स है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी बना दो, इनकी रेडियस फिक्स है कि पहले यहाँ से पहले शेल की कुछ रेडियस होगी, दूसरे की कुछ रेडियस होगी, तीसरे की कुछ रेडियस होगी, तो ये रेडियस इनकी सब होती है फिक्स। तो इस आज के लेक्चर में हम पहले तो ये देखेंगे इनकी रेडियस क्या होती है अलग अलग शेल की, ठीक है। दूसरी चीज इसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन की भी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी से वो क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। तो वेलोसिटी क्या होती है वो भी हम देखेंगे। इन शेल जो है ये कंसेंट्रिक शेल्स या ऑर्बिट है, इन हर एक शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। क्या एनर्जी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्या रेडियस है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और क्या वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सब चीजें हम बात करने वाले आज के लेक्चर में। तो ये सभी किसी ने, बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ठीक है, जिनको हम शेल ऑर्बिट बोलते हैं, मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक वेलोसिटी से, उसकी कोई वेलोसिटी होती है, और वो जो ऑर्बिट्स उनकी कुछ रेडियस भी होती है, ठीक है, और वो जो ऑर्बिट्स की कुछ एनर्जी भी होती है, वो सब हम बात करने वाले, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखें तो जैसा कि मैं बता रहा था वही चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे
ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये अलग अलग शेल है। तो हमें पता है कि जनरली शेल ऑर्बिट दोनों बोला जाता है, लेकिन और स्पेसिफाई अगर हम करना चाहें तो हमें पता है ऑर्बिट 1 2 3, पहली जो और सबसे पास में जो ये कंसेंट्रिक सर्किल है इसको बोलेंगे ऑर्बिट 1, फिर ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, इस तरीके से मूव करते जाएंगे न्यूक्लियस से दूर। तो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती है किसी भी एटम में। हो सकता है इनको ऑर्बिट ना बोल के हम शेल बोलते, तो शेल के टर्म में हो सकता है आपने 10th क्लास में पढ़ा भी उसको, तो पहले को के, फिर एल, फिर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स आर डिनोटेड एज, इस तरीके से 1 2 3 या KLMM के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट और शेल अवेलेबल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ऐसे कितने शेल होंगे एक एटम में, तो इनफाइनाइट होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करें, कॉपी करें इसको। फिर ये हमें पता ही है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, उसके अंदर क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी कई बार हम बात कर चुके हैं। और ये अलग अलग कंसेंट्रिक के हमारे पास सर्किल्स है, उनको हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं 1 2 3 या KLM के फॉर्म में। और ये हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एक वेलोसिटी भी होगी साथ के साथ। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो होगी, साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, ये जो जिस शेल के अंदर या जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसकी भी एक एनर्जी होती है। ठीक है, और इन शेल की भी एक रेडियस भी होती है। सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट इसने दिया है वो है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट इट्स एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द इलेक्ट्रॉन नाइदर एमिट्स एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, हैंस दीज ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, इसने बोला है कि ये जो जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट या इस शेल के अंदर घूम रहा है तब तक इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, उसकी एनर्जी फिक्स हो गई है। ठीक है, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में हमने क्या बोला था कि भाई जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है मतलब एक्सलरेट होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, एक टाइम आके वो क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि क्योंकि इस एक पर्टिकुलर शेल में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है और उसकी एनर्जी फिक्स है, तो जब तक उसके अंदर वो घूमता रहेगा, जब तक उस शेल को चेंज नहीं करेगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। या तो ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, और अगर नहीं जा रहा है उसमें घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी वो इसने सॉर्ट आउट कर दी, बोला कि एनर्जी फिक्स है तो एनर्जी चेंज नहीं होगी जब तक ये अपनी शेल नंबर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये इसने थर्ड पोस्टुलेट में बोला है। ठीक है, तो इसने फिर बोला है कि इलेक्ट्रॉन नाइदर एमिट्स एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, जब तक कि वो अपना शेल नंबर चेंज नहीं करता है। हैंस दीज ऑर्बिट आर टर्म्ड एज स्टेशनरी स्टेट और स्टेशनरी ऑर्बिट। इसलिए उन शेल्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं कि वो एक स्टेशनरी यानी फिक्स्ड उनकी एनर्जी या एक उनकी हम बोल सकते हैं जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज जिस एनर्जी लेवल में वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी भी एनर्जी वही हो जाएगी क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल सेम में घूम रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब वो चेंज कर लेगा शेल को तो वो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि शेल चेंज हो रहा है तो उनकी एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, तो इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ये था थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था वो था द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट और शेल। ठीक है, तो जो अभी बात कर रहे थे कि जब तक वो अपना शेल नंबर चेंज नहीं करेगा, 1 से 2 3 4 ना चला जाए या 4 से नीचे 2 3 1 नहीं आ जाए, तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब वो नीचे से ऊपर भी मूव कर सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वो उसको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी लूज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें बाय एब्जॉर्बिंग सफिशिएंट एनर्जी दैट इज एच म्यू। ठीक है, तो जो हमने एनर्जी की बात करी थी, फोटोन्स की जो एनर्जी आती है एच म्यू है ना, वही एनर्जी है। बाय एब्जॉर्बिंग सफिशिएंट एनर्जी एच म्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी ऑर्बिट और हायर एनर्जी शेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल पे, एग्जांपल किसी भी 1 2 3 किसी भी शेल पे अभी फिक्स है वो घूम रहा है, अगर वहां से कोई उसके पास क्या फोटोन आया और उससे उसको एनर्जी मिली एच म्यू, तो एनर्जी मिलने पे उसकी खुद की एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी उसकी मान लो 50 किलो जूल है या 50 जूल है, और जो हमारा जो शेल है उसकी एनर्जी 30 जूल, तो अब एनर्जी मिल गई 50 उसके पास आ गई और उस शेल की एनर्जी 30, तो वहां थोड़ी रखेगा, वो एक्साइट होकर क्या करेगा, ऊपर वाले पे चला जाएगा जिसकी एनर्जी 50 जूल होगी। कितनी किस शेल की एनर्जी होती है वो सब इस आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। ठीक है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास, ठीक है,
ये मेरे पास क्या मान लिया मैंने, न्यूक्लियस मान लिया, और इसके अराउंड ये अलग अलग मैंने क्या बना दी, शेल्स बना दी। ठीक है, इन अलग अलग शेल्स के अंदर क्या है, मैंने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अभी इधर है इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे वाले शेल में जाए, यहाँ से ऊपर वाले शेल में जाए, तो वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अभी इस पॉइंट में इसने क्या बोला कि कोई फोटोन आ रहा है और फोटोन इसको क्या एनर्जी दे रहा है। कोई फोटोन आया, ठीक है, और फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच म्यू है। ये एच म्यू एनर्जी जैसे इसको मिली, तो जो एनर्जी शेल की थी वो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी। अब जैसे इसको एनर्जी मिली तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ थोड़ी टिकेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हो सकता है इस शेल पर आ जाए या हो सकता है इस पे चला जाए, वो डिपेंड करेगा कितनी इसको एनर्जी मिल रही है। आ रही बात समझ में? तो जब भी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन हायर शेल पे मूव करेगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस डी एक्साइटेशन भी होता है। डी एक्साइटेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे आ गया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब मान लेते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आ गया है, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। अब दो पॉसिबिलिटी, यहां से वापस और ऊपर चला जाए या और नीचे चला जाए। अब ऊपर जाना है मतलब हायर शेल पे जाना है तो उसको एनर्जी हमेशा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी नहीं मिल रही, तो अगर ये एनर्जी लूज कर देता है, कौन, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगर ये एनर्जी लूज कर देगा तो एनर्जी कम होगी, तो इसको लोअर एनर्जी शेल पे जाना पड़ेगा। तो एनर्जी लूज करते ये हो सकता है इस पे चला जाए या हो सकता है इस पे चला जाए, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी लूज कर रहा है। तो किसी भी शेल पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वहां से उसने क्या करी, एनर्जी को लूज करा, तो एनर्जी लूज करने पर उसकी खुद की एनर्जी कम होगी, तो खुद की एनर्जी कम होगी तो वो लोअर एनर्जी वाले शेल के या ऑर्बिट के अंदर जाकर रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई। न्यूक्लियस के पास जितना क्लोज शेल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होती है कि बढ़ती आएगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। वैसे तो हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जितना पास में होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन रहा है हमारे पास। ठीक है, और वो जो बॉन्ड या एक अट्रैक्शन बन रहा है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना पास होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही वो स्टेबल होगा। जितना जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो शेल पास में होता है उनकी एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए चले, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन एनर्जी एच म्यू इज एमिटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। ठीक है, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो किसके, फोटोन्स के फॉर्म में होगी, एच म्यू उसकी एनर्जी होगी, एच सी अपॉन लैम्डा होगी, या एच म्यू बार हो सकती है वेव नंबर। अब दो प्रोसेस है, लोअर टू हायर जा रहा है तो एक्साइटेशन कहलाएगा, और अगर कहीं से भी जहां पे भी वहां से वो लोअर जा रहा है तो कहलाएगा डी एक्साइटेशन। जब एक्साइटेशन होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, उसको एनर्जी दोगे तभी तो वो ऊपर उछलेगा। ठीक है, और जब ऊपर पे वहां से एनर्जी लूज होगी, ठीक है, तो वहां से आएगा नीचे। ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो होता है ना, जब आपके पास पैसा कम होता है, जैसे आपके पास पैसा आएगा तो आप उछलने लगते हो। ठीक है, और जैसे पैसा निकलता है, पैसा कम होता है तो आप वापस आके नीचे बैठ जाते हो, है ना। तो सिंपल वैसी सी कहानी समझना, एनर्जी को इस फॉर्म में समझना, एनर्जी ज़्यादा होगी तो आदमी उछलेगा। ठीक है, और बिल्कुल पॉपकॉर्न होता है ना, जैसे पॉपकॉर्न हमने रखा कहाँ पे, कुकर में, या जैसे घर पे बनाते हैं या फिर आप मॉल वगैरह में जाते हो तो पॉपकॉर्न को जैसे एनर्जी मिलती है उछलता है, तो वही वाली बात है, जैसे ठंडा होगा तो नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको। चलिए, तो इसको कॉपी करें, वीडियो पॉज करके जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिर्फ अब दो एनर्जी लेवल बता दिया अलग अलग। ये E1 एनर्जी लेवल, ये E2 एनर्जी लेवल है। मैंने मान लिया कि E1 की एनर्जी कम है, E2 की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो वो कहलाएगा एक्साइटेशन, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी है तो वो कहलाएगा डी एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ही देख सकते हो, यहाँ पर अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से एक्साइट होकर ऊपर गया, ठीक है, एनर्जी मिली तो वो कहलाएगा एक्साइटेशन, तो ये हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है, और यहाँ से नीचे आया तो ये कहलाएगा डी एक्साइटेशन, ये हमारे पास लोअर एनर्जी है।
तो यहाँ पे लिखा है लेट द लोअर एनर्जी स्टेशनरी स्टेट बी E1 and that of higher energy stationary state be E2, then the change in energy is the difference of the two energy level which is emitted by falling electron as h mu. अब मैं कह रहा हूं कि कितनी यहां से यहां जाना और यहां से वापस आना, अब वो कितनी एनर्जी रिलीज करे या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो उन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है वही तो एनर्जी होगी। और किसके फॉर्म में निकलती है वो, फोटोन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी h mu। डेल्टा ई क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, E1 से E2 जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस E1, तो ये डिफरेंस इन एनर्जी को मैंने लिखा डेल्टा ई। और वो एनर्जी कितनी होगी, जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होगा, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक्साइट होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो रहा होगा तो अपना आप थोड़ी हो रहा होगा, यहाँ से इसको कोई ना कोई फोटोन के फॉर्म में आके h mu एनर्जी मिल रही होगी, तब वो जाके ऊपर जा रहा होगा। तो दोनों एनर्जी लेवल, दोनों शेल के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, वही किसके बराबर होगा, h में होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आगे खैर हम इसके बारे में और बात करेंगे ही। ठीक है, चलिए, ठीक है, सेम कहानी डी एक्साइटेशन के लिए हो जाएगी, है ना। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अब वो E1 माइनस E2 कर दो, लेकिन डिफरेंस तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन चेंज हो जाएगा वाला कहानी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेगा डेल्टा ई। ठीक है, और वो फिर से क्या होगा, अभी ये h mu एनर्जी ले रहा है, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो बस उल्टा इतना सा हो जाएगा, क्या यहाँ से एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, ये h mu एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, चलिए कॉपी करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले रखा है, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड एज अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस देन इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी उस शेल की, उस ऑर्बिट की, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। जब भी बॉन्ड को मेरे को तोड़ना है, कोई चीज़ तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगी, तो जब भी बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी, आपको देने पड़ेगी, मतलब एटम दूर दूर हो जाएंगे या दो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और दो पार्टिकल पास में आ रहे हैं मतलब वही एनर्जी उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो बॉन्ड एनर्जी के दोनों सिंबल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपका बस नजरिया देखने का कि आप बॉन्ड बना रहे हो या बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। जब आप बॉन्ड बना रहे होंगे तो एक्सोथर्मिक होगा, वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और आप जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ोगे, थर्मोकेमिस्ट्री में हम, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, उसके अंदर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो वही चीज़ है, मैंने बोला E1 पहली जो शेल है ऑर्बिट उसकी एनर्जी E1 है, दूसरी शेल है E2, तीसरी है E3। तो जैसे शेल बढ़ती जाएगी उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी किसी भी एटम के अंदर एक शेल की, वो हो जाएगी इनफाइनाइट जो शेल है उसकी एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, कैसे होता है अभी देखेंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी शेल्स अवेलेबल इन एनी एटम अराउंड न्यूक्लियस। Out of these infinite available circular shell, electron will revolve only in those shell in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉस्टुलेट था, ठीक है, किसके, बोर का। अभी तक जितना देखा उसके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने पढ़ ही लिया था, देख लिया था, लेकिन ये जो एंगुलर मोमेंटम की जो उसने बात करी है ना, वो एंगुलर मोमेंटम की जो इसने बात करी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी बोर की। यही से सारे रिलेशन को हमको क्या करा, डेराइव करने में हेल्प मिली। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, ठीक है, इसने बोला है कि अगर किसी भी शेल में, कोई सी भी शेल नंबर हो 1 2 3 4 5 है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में कर रहा है, तो उसका एक मोमेंटम तो आप समझते हो नॉर्मल। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। एंगुलर मोमेंटम है तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस भी आ जाता है। ठीक है, फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ते हो। तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो इलेक्ट्रॉन का, वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है, मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया, एक मिनिमम एनर्जी 3, तो मिनिमम एनर्जी 3 है, तो अब जो भी एनर्जी होगी 3 के मल्टीपल में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, हाँ 14 नहीं हो सकती, ठीक है, 11 नहीं हो सकती,
10 नहीं हो सकती, 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। तो बोर ने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल के अंदर, अब वो शेल कोई से भी 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस इलेक्ट्रॉन का जिस शेल के अंदर वो मूव कर रहा होगा, वो एंगुलर मोमेंटम h/2π, ये जो टर्म है h/2π, h के यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, 2 तो आपको पता ही है और पाई भी आपको पता है, तो h/2π की जो एक h कोई प्लांक कांस्टेंट है और 2π भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, इस फिक्स्ड वैल्यू के मल्टीपल में मिलेगी, या तो इसके 1 टाइम होगी, या इसके 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया, इस तरीके से, लेकिन h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ये किसने, बोर ने सबसे इंपॉर्टेंट उसका पॉस्टुलेट था, यानी ठीक है। तो वही लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी शेल्स होती है अवेलेबल इसके अराउंड, और इन इनफाइनाइट शेल जो अवेलेबल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंट हमेशा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये इसके पोस्टुलेट में बोला गया। और इसी को इसने क्या बोला, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांट का मतलब ही ये होता है एक मिनिमम वैल्यू, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलते हैं ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो मैं बोलता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इन जनरल जैसे फिजिक्स में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, तो मैंने बोला किसी पे भी चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन का तो एक मिनिमम चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, यही तो दो बात होती, तो हम लिखते थे चार्ज इक्वल्स टू एन ई, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है कि ई के मल्टीपल में ही होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं, मैथमेटिकली हम कर देते वो अलग बात है। तो जैसे चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में मिलेगा, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि h/2π के मल्टीपल में ही ये हमें मिलेगा, वो शेल नंबर कोई सी भी हो। आ रही बात समझ में? चलिए तो इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकली बताया गया है कि अगर ये एटम है, ठीक है, ये उसकी रेडियस है और उसके अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक मोमेंटम होगा, और क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग हमने क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये सब चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो, ठीक है, तो बस यहाँ पर इसको मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर क्या है, मोमेंटम m इंटू वी, तो इसका मोमेंटम है, और r रेडियस पे घूम रहा है तो m इंटू वी इंटू आर इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/π, दैट मीन यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, mvr मतलब ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू h/2π, और n क्या इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर के मल्टीपल में होगा, ये n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 ऐसा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से मिला। mvr इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब m क्या है यहाँ पे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो m क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस भी शेल में जिस भी ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसकी रेडियस की बात हो रही है, तो r इसकी रेडियस है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मान लो ये फर्स्ट शेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में, तो n की जगह रखा मैंने 1, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr इक्वल्स टू h/2y। अगर सेकंड शेल सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम मेरे को चेक करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू h/2π, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π आ जाएगा। थर्ड में कर रहा है तो 3 लिख दे n की जगह, फोर्थ में कर रहा है 4 लिख दे, 100 में कर रहा है तो 100 लिख दे, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 2 3 इंटीजर होगी कुछ भी, h आपको बता ही दिया प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हम पहले पूरा पीछे के लेक्चर में हम देख चुके हैं। n इंडिकेट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वांटम स्टेट ऑफ ऑर्बिट और शेल, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि n क्या बता रहा है, वो क्वांटम बता रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका क्वांटाइजेशन बताएगा, वो जिस भी शेल के अंदर होगा, ठीक है। चलिए कॉपी करें वीडियो पॉज करके। देन लिखा है 2π रेडियन कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है एंगुलर मोमेंटम जो हमने बताया ना h/2π, यहाँ से ये भी पता लगता है कि कितना डिस्टेंस कवर करता है, रेडियन की फॉर्म में बताया उसने, ठीक है। तो 2π डिस्टेंस कवर करता है, मैथमेटिक वाले समझ गए होंगे, नहीं भी समझ में आया तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको वैसे ही बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था, n की जगह जब मैंने 1 रखी तो mvr h/2π हो जाएगा, n की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो mvr क्या हो जाएगा, 2h/2π मतलब h/π हो जाएगा,
3 रखी तो 3h/2π, विच आर फिक्स्ड वैल्यूज, हैंस एंगुलर मोमेंट इज क्वांटाइज। तो ये h/2π तो फिक्स हो गया, वो 1 2 3 करते जाओ तो उसका ये एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइजेशन ये कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करें और यहाँ से हम देखते कि किस तरीके से अलग अलग यहाँ से एनर्जी ऑफ जिस भी शेल की एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन में, जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी किस रेडियस, क्या रेडियस होगी उस ऑर्बिट या शेल की, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वह सब चीज़ें एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लें। चलिए अब इनके जो डेरिवेशंस है छोटे छोटे, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी वगैरह के, ठीक है, उसको देखने से पहले कुछ टर्म्स है जो अभी हमारे लिए यूज़ आएगा इस चैप्टर में और यहाँ पे भी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, तो उनको देख लेते पहले से। सबसे पहले मैंने छोटी सी हेडिंग रखी है पे, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है लेकिन ये हमारे लिए यूज़ हो रहा है तो बताना भी जरूरी है। तो अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 2 चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, 2 अगर हमारे पास चार्ज है तो उनके बीच में क्या फोर्स होगा। तो ये 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो होता है F(k)Q1Q2/r²। जो भी 2 चार्ज है उन पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखना है आपको। Q1 को चार्ज होगा, Q2 को चार्ज होगा, ठीक है, सेम है तो रिपेल करेंगे और अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो अलग कहानी है। तो Q1 Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r, वो ये r है, ठीक है। तो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पर ये k इसका एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो आपको तो डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी पूरा डिटेल में फिजिक्स में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। 2 चार्ज के बीच में फोर्स कितना होता है तो K(Q1Q2/r², ठीक है। तो r क्या है और Q1 Q2 ये आपको बस क्लियर होना चाहिए। Q1 पहले पे जो चार्ज है, Q2 दूसरे पे जो चार्ज है और r इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो ये लिखा हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। अब k के बारे में थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना, k के बारे में अगर मैं कह रहा हूँ जो k है, ठीक है, उसको फर्दर डिटेल में पढ़ोगे तो 1/4π एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन ये डिपेंड करेगा जो भी हमारे पास मीडियम होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि मीडियम एयर है, वाटर है या वैक्यूम है, जो भी है तो उसकी एक एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, परमिटिविटी होती है, ठीक है। वो सब फिजिक्स में डिटेल पढ़ोगे, बस मैंने इतना फॉर्मूला बता दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है इसकी k की वैल्यू, तो एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती है 8.9 समथिंग होती है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हम 9 ही लिखते हैं। तो 9 × 10⁹ ये यूनिट कब, ये वैल्यू कब आएगी, जब मैं चार्ज कूलम में लूँ और r रेडियस मीटर में लूँगा, तब k की वैल्यू मेरे को 9 × 10⁹ मिलेगी। अगर मैंने चार्ज, ठीक है, ये किस में लिए, MKS में लिए, अगर मैं CGS में ले लूँ, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम MKS और CGS यूनिट, तो अगर मैंने CGS में ले ली चार्ज, अगर ESU में लिया मैंने, ठीक है, और रेडियस सेंटीमीटर में लिया, तब k की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला जैसे ही आप यूनिट चेंज कर दोगे k की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कब हम ये यूनिट यूज़ करेंगे और कब ये यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 2 वैल्यू है k की, कांस्टेंट है 9 × 10⁹ कब, जब हम CGS MKS में ले रहे यूनिट चार्ज और डिस्टेंस की, दैट मीन्स चार्ज तो कूलम में और r मीटर में, और k की वैल्यू 1 होती है कब, जब चार्ज ESU में ले लिया हमने और डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में ले लिया, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज है, अगर 2 चार्ज पार्टिकल है सेम r डिस्टेंस पे सिचुएटेड, 2 चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम कंटेनिंग potential energy of charge system containing 2 charge Q1 and Q2 placed at distance r is given by, ठीक है। सेम सिचुएशन मानना, Q1 Q2 2 चार्ज है, उनके बीच में r डिस्टेंस, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला आपको देखने में लगेगा बिल्कुल सेम सा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू k Q1 Q2/r। वहाँ पे बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर r² आता है और यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंपली r आ रहा है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना कि वहाँ पर 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो k Q1 Q2/r² है, जबकि उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k Q1 Q2/r, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थोड़े से आपको ध्यान रखने जो हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमने देखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉल e लिखना, कैपिटल वहाँ लिख देना, वाले यहाँ पर स्मॉल e से रिप्रेजेंट आता है और ये कैपिटल V से EV, तो ये एक तरीके से एनर्जी की यूनिट है। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कहीं पे लिखा वाले मिलेगा इतना EV, उतना EV, 13.6 EV या इतना EV, है ना। तो EV का मतलब क्या है, EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिफाइन कैसे किया, तो मैंने बताया इट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन
when it is placed in electric field of potential difference of 1 volt, it is unit of energy। तो EV कुछ नहीं है यहाँ पर, EV भी एक क्या है, एनर्जी की यूनिट ही है, और उसको डिफाइन करने का मतलब है कि मेरे पास 1 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा, 1 वोल्ट, और उसके बीच में मैंने चार्ज रख दिया। अब चार्ज रखा है तो चार्ज कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ही, ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो वो जो चार्ज मूव कर रहा है हमारा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो एक्चुअल में बताती है हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में? तो वही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और वो जो मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या बोला, 1 वोल्ट। अब ये कितनी होती है तो उसको छोटी से यहाँ पे डेराइव करा है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है चार्ज के फॉर्म में Q इंटू वी। अगेन ये फॉर्मूला इसको ध्यान रखें, चार्ज इंटू वोल्ट होता है। चार्ज हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है तो उसको मैंने लिखा 1e, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 वोल्ट होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे 1 वोल्ट लिखा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 eV आएगा, और 1 eV का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैंने लिख दिया तो वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 1 eV की जगह में ये जूल लिख सकता हूँ। तो 1 eV बराबर क्या हुआ, 1 eV बराबर हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इस वैल्यू को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वैसे तो EV में देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ जाए, जूल को EV में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा कि 1 EV का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक कांस्टेंट चीज़ें थी, मतलब बहुत कॉमन टर्म्स थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो ये 2-3 चीज़ें रैंडमली बार बार यूज़ होगी, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दी। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसको कॉपी करें, फिर हम अपने टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सभी चीज़ों को आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना, अभी थोड़ा सा बस आइडिया दिया क्योंकि हमें यहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, ये K की वैल्यू MKS के अंदर आ सही है, और ये CGS के अंदर इसकी वैल्यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज लिख लेना, इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना। देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डेफिनेशन वैसे मैंने लिख दी, और फिर भी रिलेशन डायरेक्ट ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। चलिए, अब बढ़ते फिर से हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पोस्टुलेट लिख लेना, उसी के कंटिन्यू में है ना। तो ये नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, तो यहाँ पर है पोस्टुलेट क्या है, मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई करा, उसको डेराइव करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, किस तरीके से देखा। तो यहाँ पे क्या लिखा उसको समझना, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस अंटिल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, should be equals to force acting away from the center, that is centrifugal force। अब देखो, रदरफोर्ड और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे थे, है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी लूज करेगा, और आके वो किससे, न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएगा। तो उसको बोर ने कैसे एक्सप्लेन करा, तो बोर ने बोला कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये तो एक सिर्फ अट्रैक्टिंग फोर्स है, ये तो आके फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो यहाँ पर उसने बोला कि यहाँ पर ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, मेंटेन है, वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि उस फोर्स को दो एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है, दो एनर्जी यहाँ पर, ठीक है,
ठीक है, दो एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है, उसको बैलेंस कर रही है। कौन सी? अपोजिट चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमने अभी पढ़ा है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो अट्रैक्टिंग है, और क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है आउटसाइड की तरफ। जैसे हम बोलते हैं ना, बचपन में हम खेलते थे, पत्थर बांध के और धागे से घुमाते थे, तो हम पढ़ते थे उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, बाहर की तरफ जाता है, वो फिर कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज कर। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के लिए भी, तो ऐसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे घुमा रहे हैं अपन उसको, तो बाहर की साइड जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, और अंदर की साइड जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्स जब बैलेंस है तब इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एक शेल के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर एक भी कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो दूर चला जाएगा या वो पास में आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो वही लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द, किसी भी शेल की बात कर रहा है, एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस अंटिल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स ठीक है सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर मतलब न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, शुड बी इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है, ये न्यूक्लियस से बाहर की साइड लग रहा है और एक न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है। न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज की वजह से, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बस वही चीज मैंने क्या करा यहाँ पर बराबर कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होना चाहिए किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली इसको मैंने इस तरीके से बनाया। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मैंने एक शेल मान ली कोई भी पर्टिकुलर, ध्यान से देखना, ये मेरा Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है, ये पॉजिटिव होगा प्रोटॉन और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि लगेगा सेंटर के साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या है वो ध्यान से समझना। देखो Q2 तो सिंपल है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E लिख दिया मैंने, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E लिख दिया। Q1 को लिखा मैंने Z इंटू E। अब अंदर न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होता है, टोटल प्रोटॉन की वजह से। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और टोटल न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान से सुनना, कई बच्चों के दिमाग में आता है सर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक ही प्रोटॉन लो ना। बेटा प्रोटॉन तो सारे कंसिडर करेंगे, जितने भी, एक है तो एक करूंगा, 5 है तो 5 करूंगा, उन सबकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने। ठीक है, तो हमें पता है प्रोटॉन पे भी चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन चेंज हो जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो ई मैग्नीट्यूड तो मैंने लिखा चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, और मैंने बोला कि एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है Z, तो मैंने Z इंटू ई कर दिया है। आ रही बात समझ में? तो अंदर Q1 कितना चार्ज है कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो लिखा मैंने E। और अंदर कितने प्रोटॉन होंगे तो वो उस एटम पे डिपेंड करेगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ नहीं, जितने प्रोटॉन होते हैं वही इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, तो वो ZE लिख दिया इसलिए। आई बात समझ में? ये तो भी चार्ज के बाद Q1 Q2, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया, रेडियस। अब ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है उस शेल का, वो हो गया R स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा मैंने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या हो जाएगा, Z इंटू E, Q2 क्या हो जाएगा, E। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ते ही और पढ़ाया होगा 10 तक, mv स्क्वायर R होता है। ठीक है, mv अपॉन r तो सॉरी mv इंटू r तो क्या था हमारा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, थोड़े फिजिक्स के फॉर्मूले जो यहाँ पे डेराइव करने में यूज होते हैं, तो थोड़ा सा नहीं याद हो तो याद रख लेना। और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो यहाँ बाहर की साइड तो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो है mv स्क्वायर अपॉन r, और अंदर की साइड जो लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर शेल में, पर्टिकुलर रेडियस वाली शेल में, पर्टिकुलर एनर्जी वाली शेल के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। तो बस इन दोनों को हमने क्या करा, बराबर कर दिया। कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। अब यहां पर क्या करा, बस मैंने क्या करा, Q1 की जगह क्या रखा, Z इंटू E, Q2 की जगह क्या रखा, E, तो Z इंटू E क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर, R स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रेडियस उस ऑर्बिट की। ठीक है, Z आपको पता ही लग गया कि वो कांस्टेंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो हमने पढ़ा था कि वो वही है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ से मिला। अब दो रिलेशन आ गए हमारे पास। पहला तो क्या कि उसने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक शेल में घूम रहा है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो mvr मस्ट बी इक्वल्स टू nh/2π। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r।
तो ये दो यहाँ से इंपॉर्टेंट हमें रिलेशन मिले, ये दो रिलेशन यूज करके हम सब चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं रेडियस से। रेडियस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी करते चलिएगा। चलिए अब आते हैं पहले, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट या शेल। ठीक है, तो एक रेडियस और एक शेल की रेडियस क्या, सॉरी एक पर्टिकुलर जो भी हमारे पास ऑर्बिट दे रखा है ना, उसकी रेडियस क्या होगी उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे दे रखा हमने दो इक्वेशन जो अभी मैंने बताई थी वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। mvr इक्वल्स टू NH/2π, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π से पहली इक्वेशन। दूसरी अभी जो हमने बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस इन दोनों को हम यूज करेंगे। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस। अब देखो r इधर भी आ रहा है और r इधर भी आ रहा है, तो क्या करें, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में r को क्या कर ले आप। ठीक है, या नहीं, r तो हमें फाइंड आउट करना, हमें r तो फाइंड आउट ही करना है। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन दो अननोन हो गया। रेडियस भी नहीं मुझे पता है कि उस शेल की रेडियस क्या है और किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। n तो जो भी शेल नंबर है 1 2 3 हो जाएगा, h प्लैंक कांस्टेंट 2π, मतलब ये चारों हमें पता है, m पता है, v और r नहीं पता। यहाँ पे देखिए कि कांस्टेंट हमें पता है, z जो भी एटम होगा तो z पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो z को चलो उसकी टेंशन मतलब e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r हमें नहीं पता है, और यहाँ पर मास और वेलोसिटी, मतलब दो v और r दो अननोन है, यानी इस एक r से तो ये r कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या है, चलो जैसे अभी मैंने टॉपिक डाल दिया रेडियस, वेलोसिटी भी कर सकते थे, लेकिन चलो पहले मैं रेडियस कर देता हूँ। तो रेडियस फाइंड आउट कर ले। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर दिया आप, रिप्लेस कर दे दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या कर दे आप, रिप्लेस कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, वो आपकी इच्छा, आप कैसे भी करो, मैथमेटिकल फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 जो अभी लिखी है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो मेरे पास पता है mvr इज इक्वल्स टू NH/2π है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v इज मस्ट बी इक्वल्स टू NH/2π इंटू m इंटू, चलो इंटू हटा देते हैं, ठीक है, 2π mr। ठीक है, बस इतना सा काम कर दे आप। इसको चाहो तो आप बोल दो, ऐसा ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 बोल दे। अब ये जो 3 की v की वैल्यू है वो किस में रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली कौन सी, ये वाली, इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ v है वहाँ पर ये रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लूँ, फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r। तो पहले तो क्या करें आप, यहाँ से इस r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा एक r। इस r को मैं उधर ले जाऊँ और mv को नीचे ले जाऊँ, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पर r इधर आ जाएगा kz e स्क्वायर और नीचे आ जाएगा mv स्क्वायर।
सही है। अब जो ये v की वैल्यू है ना, यहाँ से रिप्लेस कर दे, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये v की वैल्यू NH/2πmr है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर मैंने लिखा r = kZe² m × v, और ये पूरी वैल्यू आप क्या करें यहाँ पे NH/2π, और यहाँ पर क्या है mr है ना, तो mr से ये रिप्लेस कर दे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा बस आप है ना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। जैसे m का ये सब पे स्क्वायर है, चाहो तो सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या करो, स्क्वायर करके नीचे रख लो, इस पूरे के स्क्वायर करके ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर जैसे एक m² से ये एक m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी वैल्यू आप लिख लेना इसको। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक है, r की जब आप वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगी आपके पास n² × h² अपॉन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4π², ठीक है, फिर m मास × k कांस्टेंट z और e²। चेक कर लेना एक बार, कुछ मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, ये रेडियस की आपके पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हुआ, जनरल फॉर्मूला भी नहीं बोलूँगा, ये फॉर्मूला आया। अब कैसे कैलकुलेट करें, तो n तो देखो शेल जिसकी बात हो रही है उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, h प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो जो जो कांस्टेंट है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो जो जो कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, तो कौन कौन है, h है यहाँ पे, ठीक है, 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, m इस तरीके से लिख लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m ही लिख दिया मैंने, k इसकी वैल्यू भी अभी बताइए 9 × 10⁹ हो रही है, z डिपेंड करेगा कौन सा एटम है, तो एटॉमिक नंबर ये चेंज हो जाएगा, और e क्या है, एंड e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स है, 4π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू बताई थी, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ क्या बात है यहाँ पे n² और e²। जब इन सब की वैल्यू आप रख दोगे और इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना रेडियस का, आपको फॉर्मूला ये रखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सबको आप सॉल्व कर दोगे, और यूनिट भी ध्यान रखना किस में है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट चेंज होगी आपको वैल्यूज़ भी क्या करना पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ nth शेल या nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 0. जब इसको सबको सॉल्व करोगे 529, और ऊपर देखना क्या दे रखा आपको, n² और नीचे क्या दे रखा, z। तो यहाँ पर ये आ जाएगा n² और नीचे आ जाएगा ये z। सही बात है। और ये जो यूनिट आएगी इसको कैलकुलेट करोगे है ना मीटर वीटर में, तो ये एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी, मतलब 10⁻⁻10 मीटर में। अब अगर मान लो कैलकुलेशन में सेंटीमीटर दिया तो उसको कन्वर्ट कर लेना, मीटर में दे दिया, पिकोमीटर जो भी दे दिया, ठीक है, ये इन सबको कैलकुलेट करने पे इसमें ये वैल्यू आएगी। तो आपको जो याद रखना फॉर्मूला, वो ये फॉर्म याद रखना है रेडियस का। आ रही बात समझ में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं इन सभी पे, तो ये आपको याद रखना है। तो किसी भी nth ऑर्बिट या शेल की जो रेडियस होगी वो होगी 0.529 इंटू n²/z। अब n फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल की रेडियस आ जाएगी, सेकंड शेल है तो n की जगह 2 रखेंगे, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। z अब कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है तो z की जगह 1 रखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, हीलियम एटम है तो वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। अब बोरोन है तो ठीक है क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। सोडियम है तो क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। तो ये दो चीज़ वेरी होती रहेगी, बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट थी। तो ये पहला हमारा रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट का यहाँ पे फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले जल्दी से, ठीक है। याद रखना मतलब याद ही आया कैसे, डेरिवेशन मैंने बता दिया, तो आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है ना, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए फॉर्म। चलिए वीडियो पॉज करें और जल्दी जल्दी कॉपी करें। ठीक है, फिर भी कहीं कुछ लिखने में छूट गया हो है ना, देख लेना, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। कैसे आया वो मैंने आपको बता ही दिया मेथड।
ठीक है, ध्यान रखना इस पूरे होल पे स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंग करना कैलकुलेशन मतलब जो भी है। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट वी गेट, ठीक है, ये फॉर्म आपको फाइनली मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी चलो लिख लो एक बार आप। एन यहाँ पे, एन यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑर्बिट और शेल नंबर, ऑर्बिट या क्या बता रहा है, शेल नंबर, और z यहाँ पर क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे से। फिर हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। अब किसी भी जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस तो हमें पता लग गया है, जो रेडियस का फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, वो मैंने इसको चलो 4 दे देता, हमने वहाँ पे उसको 3rd दिया तो इसको 4th दे देते हैं। ठीक है, 4th, चलो ठीक है ना। ये फॉर्म आया रेडियस का। अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उस रेडियस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो फिर से मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इक्वेशन जो 1 है, ठीक है, देख लेना इक्वेशन 1 लिखा है या 2 लिखा है, सॉरी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा mvr इक्वल्स टू NH/2π। मुझे क्या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, v लिखा, NH लिखा, 2π लिखा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इंटू आर आ जाएगा इस बार। n रेडियस सॉरी शेल नंबर, जिस भी शेल के अंदर हम उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, चलो ठीक है ना। और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस, बस एक ही वेरिएबल है r, इसको रिप्लेस करना है। और r को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 4th। तो यहाँ से r की वैल्यू आप पुट कर दे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 4th velocity is equals to NH upon 2 into pi into m into r की जगह पूरी वैल्यू लिख दे आप। ठीक है, तो r की जगह आप पूरी वैल्यू लिख देना वो, और वो क्या आ जाएगी, n² इंटू h²। ठीक है, और नीचे क्या है, 4π² इंटू m है ना, और क्या दे रखा, k इंटू जेड इंटू ई², k इंटू जेड इंटू ई²। ठीक है, फिर से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। है ना, ये यहाँ पर r की जगह जो अभी हमने r की वैल्यू उसको यहाँ पे रख दिया। फिर से इसको जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी इन एनी शेल। ठीक है, ये जो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2 इंटू पाई इंटू जेड इंटू ई² अपॉन n इंटू एच। फिर से यहाँ पे देखें, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, z तो एज इट चेंज होता रहेगा, एटम पे डिपेंड करेगा, e कांस्टेंट है, n डिपेंड करेगा कौन सी शेल की हम
बात कर रहे हैं कि शेल में इलेक्ट्रॉन, किस शेल की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट की सेकंड की। तो z और n चेंज होगा, h 2π और e की जगह यहाँ पे इनकी वैल्यू रखें, और जब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, दैट इज कौन कौन से कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 2 है, 2 है, पाई है, e है एंड h है, ठीक है, ये कांस्टेंट है हमारे पास। इनकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, ठीक है, वी गेट, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने पे जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth शेल इज कमिंग 2.18 into 10 to the power 8 और z अपॉन n, ठीक है, ये दो ही वैल्यू बच रही थी, ऊपर z बच रहा था इस बार और नीचे n। और ध्यान रखना यूनिट का सबसे खास सेंटीमीटर पर सेकंड में है ये वैल्यूज जो आएगी। तो अगर ये यूनिट अगर चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हो सकता है कई बच्चे कुछ बुक से आप देख रहे हो और वो देख रहे हो कि सर यहाँ पे तो सर ने कुछ और ही वैल्यू बताई है और एक्चुअल में कोई वैल्यू और आई है। तो डिपेंड करेगा बेटा, वो यूनिट एक बार आप चेक कर लेना, यूनिट चेंज होगी तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हालांकि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी न्यूमेरिकल आती है इन पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वेलोसिटी एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है और किसके, शेल नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसका उल्टा रिलेशन था हमारे पास रेडियस में कि शेल नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ये इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल हमारे ज़्यादा बनेंगे। फिर भी एक बार अभी चलो फिलहाल के लिए मैं सारे बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो वीडियो पॉज करें और इसको भी कॉपी करें, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि बाद में याद नहीं रहेगा तो चाहो तो सबका मतलब लिख सकते हैं। एच का मतलब क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ई का मतलब क्या है, ठीक है, वैसे तो बता ही चुका हूँ मैं। चलिए फिर बढ़ते इससे आगे हम, फिर लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। रेडियस देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, अभी एनर्जी की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी दो तरह की एनर्जी है हमारे पास यहाँ। एक तो उसकी है क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और एक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों का समेशन के बराबर होगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल जीरो तो पूरी काइनेटिक हो जाएगी, और पूरी काइनेटिक जीरो तो पूरी पोटेंशियल हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो टोटल एनर्जी वो दोनों का समेशन है। अब दोनों के अलग अलग क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है वो इंडिविजुअल पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी बता दो आप या पोटेंशियल एनर्जी बता दो आप, तब क्या करेंगे। आ रही बात समझ में? इसके लिए हम दोनों एनर्जी को अलग अलग देख लें और फिर ऐड कर दे तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज, अब दो चार्ज के, एक तो न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव और एक खुद इलेक्ट्रॉन हो गया, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R होता है। Q1 क्या होगा, Z इंटू E, हमने बात ही करी है चार्ज की, और Q2 क्या हो जाएगा E। तो यहाँ पर
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या है? ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है, ठीक है, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि हमारे पास जो दो चार्ज है वो अपोजिट नेचर के, उनके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। ये सब चीज़ें वैसे फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी एक बार बता रहा हूँ मैं। तो नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि हमें अपोजिट चार्ज है, तो अगर आप चाहो विद साइन अगर आप लिखोगे, विद साइन आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कैसा आएगा? पॉजिटिव, और इसका कैसा आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो भी नेगेटिव ही आता है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो यूनिट ले रहे हैं ना हम, किसके अंदर? चार्ज की यूनिट ले रहे हैं हम ESU के अंदर, और रेडियस की यूनिट ले रहे हैं सेंटीमीटर, मतलब CGS में बात करने वाले। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। वो क्या मिलेगी? ZE स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर K की वैल्यू हमने 1 ली है, और 1 क्यों लिए? क्योंकि हमने चार्ज ESU लिया है और रेडियस सेंटीमीटर में लिए, लेंथ सेंटीमीटर में लिए, मतलब CGS में लिए, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पोटेंशियल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके। जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन जनरल हमें पता है क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर होती है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये हमें पता ही है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हम इस फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पे mv स्क्वायर को कैसे करें? तो देखिए, हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन, क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही है ना, हाँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी? mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम वाली, इंटीग्रल मल्टीपल वाली, ठीक है। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है हमने? mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। आ रही बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखा हमने? नहीं, ये नहीं, इससे तो नहीं, इसको सेकंड कर दो, इसको करेक्ट करना। इसको अगर मैं लिखा सेकंड, mv स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये सेकंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमें क्या करना था? बराबर करना था। वो इक्वेशन हमने यूज करी है सेकंड। अब यहाँ पर अब देखें तो स्क्वायर से ये R तो हो जाएगा कैंसिल। K की वैल्यू अगेन मैंने बोला कि इसमें ली हमने ESU वगैरह में ली है ना। तो यहाँ पे mv स्क्वायर की वैल्यू ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, जो m यहाँ पर क्या बचा लेफ्ट साइड में, mv स्क्वायर बचा है, इज इक्वल्स टू, इधर वाला r तो कैंसिल हो गया, K की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये बचेगा मेरे पास ZE स्क्वायर अपॉन R। और यहाँ पर मैंने क्या करा, K की जगह 1 लिखा, अगेन क्यों 1 लिखा है? क्योंकि हमने वही ESU और सेंटीमीटर में लिया है। बस यहाँ पर अब जो काइनेटिक एनर्जी, देखना काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv स्क्वायर थी ना, उस mv स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूँ, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारी हाफ mv स्क्वायर, तो ये mv स्क्वायर की जगह इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ ZE स्क्वायर अपॉन R। सही है। तो यहाँ पर देखें Z और E के फॉर्म में हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई यानी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई यहाँ पर हाफ ZE स्क्वायर अपॉन R। तो ये इंडिविजुअल अगर आपसे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो आप इंडिविजुअल भी आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइनल हम टोटल एनर्जी की। ठीक है, टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते E से, और N लिखना चाहो तो N लिख दो। N बताता है एनर्जी ऑफ एनी nth शेल की। ठीक है, अब टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी दोनों का समेशन होगी।
तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यार टोटल एनर्जी को मैंने बोला ये कि ई से लिख रहा हूँ मैं, है ना, और nth शेल की तो n लिख दो चाहो। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हाफ ZE² अपॉन R आया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये माइनस, ठीक है, विथ साइन लिख रहा हूँ ZE² अपॉन R। चेक कर लेना एक बार सही लिखा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हमने लिख दी, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो ZE² तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये -1 और ये क्या हो जाएगा +½ तो क्या आएगा -½ ओवरऑल आएगा। तो टोटल एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर, टोटल एनर्जी आ रही है यहाँ पर -½ ZE² अपॉन R, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे इस फॉर्म में एनर्जी लिखी हुई नहीं मिलती है ना। ये तो हुआ कि अगर तीनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन चाहिए हो ना कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताओ, तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। लेकिन एक्चुअल जो एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँ, हाफ फिर से कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रेडियस ऑफ शेल आ गई, बस जो R की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वो इसमें पुट कर दे और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगी, ठीक है। तो फिर से बस आप ये देख ले, रेडियस वाली कौन सी, क्या नाम दिया था हमने उसको, रेडियस वाली को, इसमें ये जो वैल्यू है ना R की, ये R की वैल्यू में क्या कर दूँ, पुट कर दूँ। और यहाँ पर वैसे अगली स्लाइड में हमने इसको नंबर भी दिया था एक, देख लेना, ठीक है, नंबर चेक कर लेना, मेरे पास बहुत सारी इक्वेशन हो रही, 4 नंबर दिया, ठीक है। तो 4th इक्वेशन को, रेडियस की इक्वेशन, इसको पुट करेंगे हम एनर्जी वाले में। तो यहाँ पे आप लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4th, तो जो एनर्जी ऑफ शेल आ जाएगी, उस शेल की एनर्जी हो जाएगी हाफ ZE² और R की जगह वो पूरी वैल्यू आप लिख दे यानी, ठीक है। और R की जगह जो वैल्यू आएगी, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, n² अपॉन h², ठीक है, n² अपॉन h² आ जाएगा। और यहाँ पे 4 पाई, ठीक है, इनको रटना नहीं है, ठीक है, बस समझाने के लिए, पहली बार पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, है ना। बाकी याद क्या रखना है, वो डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखना है, m × k × Z × E², ठीक है। तो बच्चा घबराए, ऐसा होता है कई बार कि सर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इक्वेशन कैसे याद रखें। 2 बेसिक अगर फॉर्मूले पता है तो आप डेराइव तो कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनकी ज़रूरत है नहीं आपको डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो इसलिए बताना ज़रूरी लगा मुझे कि पता होना चाहिए कैसे आया, इसलिए बता रहा हूँ मैंने, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा सा आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेना। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू, और ठीक है, नेगेटिव लगाना ना भूलें इसमें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी -2π², ठीक है, m Z² e⁴ आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय n² h², ठीक है। फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर से अगेन मैं बोलूँगा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उनके वैल्यूज़ रख दो। तो यहाँ पे लिखा हमने बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कौन कौन से हैं कांस्टेंट, दैट इज 2 है, पाई है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक
ठीक है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एच प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। देन वी गेट, और ये फिर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गया एनर्जी का, जो आपको याद रखना है वो है किसी भी nth शेल की जो एनर्जी होगी, है ना, वो होगी नेगेटिव -13.6 Z/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना किसमें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। Z²/n² आ जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये किसी भी शेल की, यहाँ पे तो जो भी एटम है वो लिखे, यहाँ पे शेल नंबर 1 है तो उसकी एनर्जी -13.6, फिर एनर्जी शेल नंबर 2 की तो उससे कुछ कम हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना ये नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव के अंदर है, इस बात का जरूर ध्यान रखना आप। ठीक है, अगेन ये आपका तीसरा रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, और तीसरा ये एनर्जी का फॉर्म। ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी करते चलना। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस वाले फॉर्म से हम तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन है या क्या रेशियो में ये एग्जिस्ट करती है। चलो ठीक है, चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले चलो रिलेशन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी and total energy। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू लिख लिया आप बस, सिंपल सा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले काइनेटिक एनर्जी, चलो रेशियो निकाल लेते सिंपल से, पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी, जो ई हमने बोला है नहीं, सही है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो क्या है, हाफ ZE²/R थी, है ना, ZE के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से इजी होगा इनको निकालना। ये क्या थी,
ZE²/R, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी -12 ZE²/R। ये आया था तीनों को, जिसको हमने हाईलाइट करा था। टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, बस ZE²R तो सब में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप हटा दें इनमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 is to -1 is to -12। 2 से डिवाइड कर दे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं। फिर यहाँ तो जब इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये तो आ जाएगा 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो 1 is to -2 is to -1। ठीक है, और हो सकता है अगर देखो इस या तो इस फॉर्म में ऑप्शन आपको दिख जाए, नहीं दिख जाए तो माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो इस फॉर्म में भी दिख सकता है आपको। ठीक है, जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो -1 हो जाएगा, जो नेगेटिव वो प्लस में हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो देख लेना इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। सही है, चलिए तो इसको कॉपी कर ले। चलिए, और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तो बोलना जाओ इसलिए मैं लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में, इसको भी कॉपी कर लेना। जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना एनर्जी के फॉर्म में भी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या बताता है? नेगेटिव साइन इन एनर्जी indicates force of attraction between electron and nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन होगा? प्रोटॉन। ठीक है, चलिए इसको भी कॉपी कर ले जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम डिस्कस करने वाले। क्या क्या कंक्लूजन है तो देखें। पहला लिखा है एज अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, दैट इज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, देन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे? ये हमारा एनर्जी का फाइनल फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, अगर ये मेरे पास क्या है, मेरा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, ये शेल है। ठीक है, ये n इक्वल्स टू क्या होगी 1, ये n इक्वल्स टू 2 और ये n इक्वल्स टू 3, इस तरीके से बढ़ती जा रही। अब मैं कह रहा हूँ कि ये है n शेल नंबर 1, तो n की जगह रखा मैंने 1। चलो एक एटम फिक्स कर लिया, हाइड्रोजन ही कर लो, तो ये H हटा, Z हटा दो, यहाँ पर जाएगा 1। अब हाइड्रोजन में पहले जो शेल होगा, यहाँ पे लिखा 1, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल की एनर्जी यहाँ लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो -13.6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो -13.6 से तो कुछ छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर आप नंबर लाइन में देखोगे, ठीक है, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हम किस में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, नंबर लाइन से आप आना है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास जो सेकंड शेल की जो एनर्जी होगी, है ना, जो सेकंड शेल की एनर्जी होगी वो आ जाएगी 4 से, अब इसको डिवाइड करोगे तो 3.4 समथिंग आएगी। ठीक है, तो मैंने चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी एनर्जी है माइनस, इसकी एनर्जी है -13.6, इसकी एनर्जी कितनी होगी -3.4। यहाँ पर क्या रख दे, 3 रख दे, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
मतलब आपको क्या करना है, 9 से उसको अब जब डिवाइड करोगे तो ये समथिंग आएगी 1.5, तो यहाँ पर हो गया माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब नंबर लाइन सिस्टम में हमें पता है, नंबर लाइन सिस्टम ऐसा ही होता है, ये 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। अब मान लो माइनस 13.6 यहाँ पर है, तो माइनस 3.4 यही होगा, फिर माइनस 1.5 क्या होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और लेफ्ट टू राइट जाने पे एक तरीके से क्या हो रहा है, विथ सिंबल अगर मैं देखूं तो क्या होगा, वैल्यूज बढ़ रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे शेल की एनर्जी बढ़ रही, जो अभी हमने इसके पोस्टुलेट्स में बात भी करी थी कि जो E1 होती है उसकी एनर्जी कम होती है और E इनफाइनाइट की एनर्जी होती है मैक्सिमम। तो अब उसकी एनर्जी कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल देखो n की जगह क्या रखा मैंने, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो जो इनफाइनाइट शेल होगी ना, जो किसी भी एटम की इनफाइनाइट शेल होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, 0, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो न्यूक्लियस से शेल की तरफ, सॉरी न्यूक्लियस से हम जैसे जैसे शेल दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा इनफाइनाइट पर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। आई बात समझ में। तो ये कंक्लूजन है। तो पहला हमने ये लिखा, एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, दैट इज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, देन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पे एनर्जी बढ़ेगी, मैंने बोला भी था, न्यूक्लियस के पास आने पे एनर्जी कम होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। और ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट शेल से दूसरे शेल जाना है तो एनर्जी क्या लेने पड़ेगी, उसको गेन करना पड़ेगी, एक्साइट होगा तभी तो जाएगा, तो भी ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी बढ़नी है। नहीं, दूसरे से तीसरे जाना तो भी एनर्जी बढ़नी, तो न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एक्साइटेशन होगा। सेकंड कंक्लूजन देखें, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट एज लॉन्ग एज वैल्यू ऑफ n कांस्टेंट। ठीक है, मैंने बोला कि अगर n की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एटम तो पर्टिकुलर हो गया, z तो फिक्स हो गया एटम के लिए, अब n की वैल्यू चेंज नहीं करोगे तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, जो कि अभी उसके पोस्टुलेट में हमने बात करा कि अगर शेल चेंज नहीं हो रहा है, उस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो यहाँ से प्रूव हो रहा है। ठीक है, एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ n रिमेन कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ द शेल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट, चलो ठीक है। और फिर लास्ट में एट इन्फिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे इन्फिनिटी रखो तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये छोटे मोटे 2-3 कंक्लूजन थे जो आपको याद रखिएगा, जो फाइनली इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है। ठीक है, तो कॉपी करें वीडियो पॉज करके। चलिए, फिर लिखा है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी शेल की हम मान लो, जैसे हमने बात करी थी ना वहाँ पे डेल्टा ई E2 माइनस E1, एक E1 शेल से E2 शेल पे गया तो डेल्टा ई क्या होगी, तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, h म्यू उसका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को दो शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर आपको पता करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फर्स्ट शेल की एनर्जी कोई भी मान लो E1 माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी भी nth शेल के लिए डिफाइन है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा एनर्जी ऑफ किसी भी nth शेल की। तो स्पेसिफिक कोई सा भी एक एटम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई भी एटम ले लो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, E1 का मतलब है एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, तो माइनस 13.6 एटम पे डिपेंड करेगा Z, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो होगी फर्स्ट शेल की एनर्जी। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ सेकंड शेल आप देखो, या जो भी शेल, ठीक है, थर्ड की फोर्थ की, जिसका भी आपको डिफरेंस ले ला वो ले लो, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 13.6, क्या करे, चलो शेल नंबर नहीं लिखते, कोई सा भी लिख देते हम, है ना, एक इसको ऐसा मान लेते, कोई लोअर स्टेट पे या हायर स्टेट पे ऐसा मान लेते हैं। चलो तो इसको जनरलाइज कर देंगे हम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी जगह n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Z स्क्वायर, तो यहाँ पर उसकी जगह मैंने, ठीक है, जो भी लोअर शेल है उसका जो शेल नंबर है उसको मैंने नाम दे दिया n1, इसका स्क्वायर। ऐसे ही हायर शेल है उसको नाम दिया मैंने n2, उसका एनर्जी होगी स्क्वायर। ठीक है, वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो डेल्टा ई होगा,
चेंज इन एनर्जी, वो क्या होगा E2 माइनस E1। अब बस ये देखना आपको एक्साइटेशन हो रहा है या डी एक्साइटेशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पर है ना, दो एनर्जी लेवल है, ठीक है, दो एनर्जी लेवल है। ये है हमारे पास, ये है जैसे वहाँ लिखा था वही लिख देता हूँ, E1 है और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं E2 है, ठीक है। ये कौन सा शेल है वो नहीं पता, मुझे पता है कि लोअर को E1 बोल दिया, हायर को E2 बोल दिया। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर वाला होगा ये। अगर ये 2 है तो ये 4, 5, 6 कुछ भी होगा, ये 7, 8, 9 कुछ भी होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, इधर ऊपर जाना है, मतलब एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन होगा तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी लेने पड़ेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी हमने मान लिया, ये एनर्जी ये ले रहा है। ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर h मी होगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी, दोनों एनर्जी का शेल के एनर्जी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये E2 है, ये माइनस E1 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखा E2, यहाँ पे लिखा E1। तो ये जो डेल्टा E होगी एनर्जी, वो क्या होगी, E2 हमने क्या लिखी, माइनस 13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर, माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस, और इस खुद के फॉर्मूले में जो माइनस आता वो लिखा मैंने 13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। सही है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 13.6 और Z² तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा E क्या हो जाएगा, 13.6 Z²। ये तो रखा मैंने कॉमन पॉजिटिव में। देखो ये हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, तो मैं इसलिए पहले क्या कर रहा हूँ, 1/N1², इसको पहले लिख दिया मैंने, और 1/N2² इसको बाद में रखा, जो कि ये नेगेटिव आएगी। तो इस तरीके से ये हमें फॉर्मूला मिल गया आपको। एक्साइटेशन हो या डी एक्साइटेशन हो, उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और ये किसके बराबर होगी, हमेशा h म्यू के बराबर। तो 13.6 फिक्स हो गया, z जो भी एटम है वो फिक्स हो गया, N1 और N2, ठीक है, जो भी शेल है। N1 का मतलब है लोअर शेल और N2 का मतलब है हायर शेल, सिंपल सी बात है ना। तो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ताकि वेयर, ये कब, जब एक्साइटेशन हो रहा है। डी एक्साइटेशन होगा तो उल्टा कर लेना बस, हरी बात समझ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। वेयर E1 मैंने माना लोअर एनर्जी स्टेट या शेल बोल दो आप, E2 यहाँ पर ये हो जाएगा हायर एनर्जी स्टेट और शेल। इसी तरीके से N1 का मतलब लोअर शेल, अच्छा उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। N2 को यहाँ पे लिख दिया मैंने हायर शेल, ठीक है। इसको इस तरीके से चाहो तो आप लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ लोअर शेल, और ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ हायर शेल। ठीक है, चलिए तो कॉपी कर ले इसको भी।
ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी कर लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम किसी के लिए बना सकते हैं अपन। तो फॉर्मूला वही है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर बचेगा। अब एन की वैल्यू जब क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल, फिर ये डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारी शेल आएगी और सबसे ऊपर लिखी मैंने इनफाइनाइट शेल, ठीक है। तो ये एक तरीके से शेल्स बनाई है इस तरीके से एनर्जी लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जेड की जगह 1 रख दोगे, फिर एन की जगह जब 2 रखोगे तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो -13.6 अपॉन 4 करोगे तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ये सेकेंड एनर्जी की, सेकेंड शेल की एनर्जी होगी। इसी तरीके से थर्ड की एनर्जी आ जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर फोर्थ की आएगी -0.85। तो देख सकते हो ये नेगेटिव में वैल्यू धीरे धीरे कम होती आ रही, मतलब बढ़ रही। और फाइनली इनफाइनाइट जो शेल होगी उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इन दो एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड एनर्जी के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है। जो डेल्टा ई की वैल्यू वो 10.2, ऐसे सेकंड और थर्ड के बीच में 1.9, थर्ड और फोर्थ के बीच में 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी के बीच में निकाल सकते, 1 और थर्ड के बीच में निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 2 और इनफाइनाइट के बीच में निकालना है तो उनका डिफरेंस ले लो। इस तरीके से जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और इनफाइनाइट के बीच में। तो 0 - 13.6 करोगे तो कितना आएगा, 13.6। तो ये फर्स्ट शेल और ये इनफाइनाइट शेल, तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्लियर है, चले तो इसको भी एक बार कॉपी कर ले। अब देखो, अब इसमें क्या है, नीचे लिखा नहीं लिखा, चलो आगे लिखा होगा, इसको कॉपी कर लिया एक बार। अब आगे देखते हैं इसमें। देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और चलो फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, जो एनर्जी है ना, वो क्या होती है, डेल्टा ई बोल दो, किसके बराबर होगी, एच म्यू या एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होगी, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी लेके जाएगा, और ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर वाली शेल से नीचे, तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो तो ये आ जाएगी, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके बराबर होगी, या तो फोटोन के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, या फोटोन के फॉर्म में वो एनर्जी एमिट करके नीचे आएगा। तो वो जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रही है, जो एमिट हो रही है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, वो है ये फ्रीक्वेंसी म्यू, या उसकी कोई वेवलेंथ होगी तो वो है ये लैम्डा, ठीक है। और एच और सी तो क्या है, कांस्टेंट है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हुई लैम्डा। अब हमने बोला है कि अगर मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो N1 और N2, जो ये डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने निकाला है ना, -13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -13.6 हो सकती है। और ये कब होगी, जब N1 की वैल्यू सबसे लोवेस्ट हो, दैट इज 1, और N2 की वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो, दैट इज इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया तो यहाँ से ये देखें, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी एनर्जी ये मैक्सिमम आए, डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम आए, तो यहाँ से तो हमें समझ में आ रहा है मैक्सिमम कौन सी होगी, पहली और आखिरी के बीच में डिस्टेंस होगा 13 पॉइंट, यही तो मैक्सिमम एनर्जी। तो N1 की वैल्यू कितनी हो, 1, और N2 की वैल्यू कितनी हो, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप क्या करें, N1 की वैल्यू रखे 1 और यहाँ लिखे इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट ये तो हुआ 0, और 1/1 1, हाइड्रोजन एटम में तो ये 1, तो कितना आ जाएगा 13.6, वो डिफरेंस है मैक्सिमम। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एनर्जी अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर सीधा इनफाइनाइट पे चला जाता है, तो इसको जो फोटोन जो एनर्जी लेगा, फोटोन से एनर्जी लेगा, वो मैक्सिमम एनर्जी लेगा। उस एनर्जी की कुछ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी,
उस एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बट उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम एनर्जी के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, मैक्सिमम एनर्जी के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, बट मिनिमम वेवलेंथ होगी, वो है मिनिमम वेवलेंथ। कब, जब n1 लोवेस्ट हो, दैट इज 1 हो सकता है, इससे मिनिमम तो होगा नहीं, शेल कम से कम एक तो चाहिए, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, हाईएस्ट, जो कि इनफाइनाइट होगा। बिल्कुल इसका रिवर्स उल्टा, मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे को एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। अब ठीक है, अब एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो उल्टा कर दे, यानी उल्टा कैसे कर दिया हमने इसको, कि अब डी एक्साइटेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या हो रहा है, इसको ठीक है, इसको उल्टा कर दे, यानी अगर यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनफाइनाइट से वापस फर्स्ट शेल पे आएगा, तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है, एनर्जी एमिट करेगा, तो वो एनर्जी जो एमिट कर रहा है, नहीं इसको हमने कुछ गलत लिखा है, इसको करेक्ट करना, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी होने के लिए नहीं, मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी के लिए देखो, अब ध्यान से थोड़ा सा लॉजिकल देखना, यहाँ मैं करेक्ट कर दूंगा अभी, जो देखो ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये डिफरेंस है 1.9, फिर ये डिफरेंस है 0.65। अब मुझे आप बताना, ये डिफरेंस जैसे जैसे शेल ऊपर जाएगी वो डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सबसे कम डिफरेंस किन दो शेल के बीच में होगा, इन दो के बीच में मैक्सिमम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो जो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से जस्ट पहले वाली शेल होगी उसके बीच में वो मिनिमम डिफरेंस होगा, वो मिनिमम एनर्जी देगी। आ रही बात समझ में? तो वो मिनिमम एनर्जी देगी। तो ये करेक्ट कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, N1 क्या चाहिए हमें और N2 क्या चाहिए, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा फिजिबल आपको लगेगी नहीं, लेकिन ठीक है, N1 की वैल्यू जैसे मैंने लिखी इनफाइनाइट है ना, N1 की वैल्यू क्या लिखी मैंने, इनफाइनाइट -1 लिखा और ये लिखा इनफाइनाइट। आ रही बात समझ? तो थोड़ा सा मैथमेटिकल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट में से 1 माइनस का, तो बस वो शेल नंबर बताना मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी, जो इनफाइनाइट से जस्ट पहले वाली जो शेल होगी उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वहाँ पे अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो फ्रिक्वेंसी भी मिनिमम हो जाएगी, म्यू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब था जो हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए इसको भी कॉपी कर ले। चलिए फिर आगे यहाँ पर कुछ बेसिक से डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप पीरियोडिक में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ एटॉमिक में भी ये डेफिनेशन दे रखी है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। पहला लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब वो जो अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम इन्फिनिटी पे ले जाए तो वो उसके कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक में हम जो बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको वहाँ से निकाल के दूर ले जाना, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर रखना, वो उसके कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसको इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है तो एक एनर्जी देने पड़ती है। तो हमने वैसे ही बोला कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगी, तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा वही क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम शेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम बोल रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए, उससे कम मिलेगी तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसको एक एनर्जी चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एटम के बीच, एटम न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आर क्या होगा, इन्फिनिटी, तो एफ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो उसके बीच में कोई इन्फ्लुएंस नहीं बचेगा। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से हमें क्या ले जाना है, इन्फिनिटी लेके जाना है। अगर इन्फिनिटी लेके जाना है तो N1 की वैल्यू तो क्या होगी, 1 ग्राउंड स्टेट,
और N2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपने वैल्यू रखी आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा ई, कितनी एनर्जी होगी वो, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करते हैं, तो n1 की जगह रखा मैंने 1 और n2 की जगह रखा इन्फिनिटी, तो ये -13.6 जेड स्क्वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिर से फॉर्मूला है, डायरेक्ट ध्यान रखें, और डेफिनेशन याद है तो वहाँ से भी इसको छोटा सा एक स्टेप में डेराइव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। फिर देखें नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से उसको सेकंड पे ले जाओ या थर्ड पे ले जाओ या फिफ्थ पे ले जाओ, सिक्स्थ पे ले जाओ, वो सभी उसके लिए क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट शेल पे ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम के लिए, और उससे ऊपर जितने भी शेल है वो सब क्या कहलाएगी उसके लिए एक्साइटेड स्टेट, इन्फिनिटी को छोड़ के। तो N1 की वैल्यू तो फिक्स होगी वापस से 1। अब कौन से एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहे हैं हम, 2 पे ले जाना है, 3 पे ले जाना है, 4 पे ले जाना है, या इन्फाइनाइट तक बाहर तक ले जाना है। ठीक है, इन्फिनाइट तक ले आएंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। तो एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो ई लिख दिया मैंने शॉर्ट में, डेल्टा ई वापस 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ पर N1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, और ये N लिख दिया, N क्योंकि जनरल फॉर्म लिख दिया मैंने, N कुछ भी हो सकता है। ठीक है, N कुछ भी हो सकता है। हाँ, इनफाइनाइट मत लिखना इसको, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया, इनफाइनाइट होगा तो क्या, वो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट को छोड़ के किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1, तो 1 - 1/n स्क्वायर। जिस भी स्टेट पे आप एक्साइट करके ले जा रहे उस n शेल का यहाँ पे नंबर लिखना, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगी, फाइनली एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करें। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन से आप डेफिनेशन याद रखोगे तो एक एक लाइन में डेराइव कर ही लोगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो फॉर्मूला भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट दे रखा सेपरेशन एनर्जी। अब सेपरेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन फिक्स है, फर्स्ट शेल से इन्फिनिटी पे ले जाना आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर हमने बोला एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी 1 से किसी भी 2, 3, 4 पे ले जाओ इन्फिनिटी को छोड़ के, वो कहलाएगी एक्साइटेड एनर्जी। फिर कह रहा है ये सेपरेशन, सेपरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है उस एटम से, तो उसके न्यूक्लियस के 4 से करना है। लेकिन फर्स्ट ग्राउंड शेल को छोड़ के किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे, वो 2, 3, 4, 5 किसी पे भी, वहां से इन्फिनिटी पे ले जाना क्या कहलाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी। 1 से इन्फिनिटी ले आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और 1 को छोड़ के किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पे ले आओगे तो वो सेपरेशन एनर्जी होगी, वो अलग कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो वही लिखा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। तो N1 की वैल्यू इस बार वेरी करेगी, 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, फिर से मैंने गलती से यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए है ना, और कहाँ पे लेके जाना है मेरे को, इन्फिनिटी से लेके जाना है। फॉर्मूले में रख दे वैल्यूज, तो N1 तो वेरी होती रहेगी इसलिए मैंने N1 ही लिखा, और ये फिक्स है इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/∞ 0। तो फाइनल सेपरेशन एनर्जी मिल जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सही है, चलिए तो ये फॉर्मूले याद रखने से अच्छा मैं बोलूँगा डेफिनेशन याद रखे और उसमें पता रखे N1 और N2 क्या है। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला तो कॉमन है, बस उसको उस तरीके से यूज़ करते चले जाए। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। चलिए, तो इससे बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कितने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, फिर उसमें डिफरेंस इन टू शेल के बीच में एनर्जी डेल्टा ई का भी हमने देख लिया है ना, एच म्यू से भी रिलेट करते हैं उसको इस तरीके से। तो अब ये तो भी सारी चीज़ें इसमें मैथमेटिकली काफ़ी चीज़ें हमने बता दी। अब आते हैं हम फाइनली बोर का जो हमारा मॉडल था,
उस बोर के मॉडल के अंदर जो भी हमारे पास, ठीक है, बोर के मॉडल के अंदर जो भी हमारे पास उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लेक्चर वैसे थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ठीक है 5-7 मिनट और लगेंगे, फिर इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते इसको। तो मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले लिखा बोर्स एनर्जी इक्वेशन कुड बी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एज वेल एज हाइड्रोजन लाइक आयंस दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सच एज हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 बोरोन प्लस 4। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मोर ने जो मॉडल बताया ना, ये एटॉमिक मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन, हमें पता है कि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन जैसे हीलियम की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की बात करें 11 इलेक्ट्रॉन। तो इन न्यूट्रल एटम्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे एनाइन तो हो ही नहीं सकता, एनाइन होगा तो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा एक से ज़्यादा। तो ऐसे कैटायन की बात हो रही है कि या तो हाइड्रोजन हो न्यूट्रल हो, या ऐसे कैटायन जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सारे निकाल दो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रख दो, तो उसके लिए भी सारे वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी जो भी आइडेंटिफाई करी सब एप्लीकेबल है, वैलिडेट है। तो ये लिमिटेशन थी, ठीक है, लिमिटेशन भी बोल दो या मेरिट भी बोल दो, बट हाँ ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो इसके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं बोलता हूँ कि आयरन के लिए बताओ, तो आयरन पे चार्ज 55 प्लस करना पड़ेगा, कोई एटॉमिक नंबर आयरन का कितना है 56, तो उसमें से 55 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब इसका बोर मॉडल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, सेकंड पॉइंट दे रखा है इसने, इट कुड एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बाय प्रपोजिंग स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक एटम एक स्टेशनरी ऑर्बिट में ही क्यों और रिवॉल्व करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसका रेडियस फिक्स होता है। ये सब चीज़ हम मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है, इसलिए वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती जब तक कि वो शेल चेंज नहीं करता है। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग बोर इक्वेशन, ठीक है, वो भी हमने मैथमेटिकल प्रूव कर ही लिया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी लिख ले इसको। नेक्स्ट दे रखा, इट कुड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सच एज हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस, वही थी कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसकी बात करेंगे। तो वो जो स्पेक्ट्रम है ना, फिर से एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, वो भी यहाँ से पता लगता है। वो कैसे होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। फिर दे रखा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बोर्स इक्वेशन एंड आर फाउंड टू बी इन गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखने वाले उसमें बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर कैलकुलेटेड बाय बोर इक्वेशन को यूज करके जो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, और एक्सपेरिमेंटली जो हमने उसमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी है जो मिली थी, दोनों को जब क्रॉस वेरीफाई करा तो दोनों एक चीज को एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही थी। तो बोर की इक्वेशन से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करी, तो दोनों सेम आ रही है, मतलब ये उसके लिए एप्लीकेबल है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फिर से एक उसका अच्छा एडवांटेज था बोर ने जो भी इक्वेशंस दी है रिलेटेड सभी एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी से, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करें, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादा नहीं बात कर रहा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल में। तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है, इट वाज एबल टू कैलकुलेट रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू विच इज इन गुड एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक रिडबर्ग कांस्टेंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसकी एनर्जी कितनी रिलीज आ रही है वो उससे बात करने वाले। वो जो कांस्टेंट है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू एक तो एक्सपेरिमेंटल देखी और एक फिर से बोर इक्वेशन से हमने देखी, तो वो फिर से सेटिस्फाई कर रही है। तो ये भी प्रूव कर रहा है कि हाँ ये चीज़ें, इसका जो मॉडल बताया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वो बिल्कुल सही है, या हाइड्रोजन के लिए जो बताया बिल्कुल सही है। अब उसकी जो वैल्यू होती है ना, आर से रिप्रेजेंट करती है, आर एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट को, तो उसकी वैल्यू होती है 109678, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए बस सिंपल सा एक ट्रिक सा बता रहा है कि हाउ टू रिमेंबर आर वैल्यू इजीली। तो वो इसने बोल दिया यहाँ पर 10 लिखे, वो दिख ही रहा आपको, फिर 9 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 7 लिखे, फिर 6 लिखे। तो 10 9 तो रिवर्स ऑर्डर में और 6 7 8 उसके उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। बस यही चीज़ इसने बताई है। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर 10 to 6। बस उसमें क्या करें आप, जो
876 था उसको रिवर्स कर दे, ठीक है, तो 10 9 आर रिमेन एंड 8 7 6 ऑर्डर आर एग्जैक्टली रिवर्स है 6 7 8, तो 10 9 फिर 6 7 8 ऐसे याद रखना चाहे नहीं तो आप रख सकते, एक ट्रिक बताने की कोशिश करिए नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि अब पहले 6 लिया हो, उसके बाद 7 लिया हो और उसके बाद 8 लिया हो रिवर्स ऑर्डर में, तो 10 9 6 7 8 वही लिखा है, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। चलिए वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। फिर बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। अब बोर का मॉडल कोई फाइनल मॉडल तो था नहीं, है ना, इसने काफ़ी चीज़ें बता तो दी, लेकिन फिर भी ये फाइनल मॉडल नहीं था एटम का, इसमें भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी तो कुछ तो आपको समझ में आ जाएगी, कुछ आगे लेक्चर जैसे हम बढ़ेंगे इस टॉपिक में वो आपको समझ में आएगी। पहला दे रखा है इसने, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। अब उसने बोला कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल एटम, ये बोर मॉडल जो है, तो कह रहा है कि फिर मॉलिक्यूल क्यों बना लेता, अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर बॉन्ड कैसे बनाएगा, हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन से बनाएगा बॉन्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें पता लाइक O2 में 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा जब इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो आ रही बात समझ, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मॉलिक्यूल क्यों बना पाते से। देन इसने बोला कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने बोला कि क्वांटाइज तो होता है, ठीक है, NH/2π के या H/2π के एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज तो होता है, लेकिन क्यों होता है वो इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इसकी डीमेरिट है। थर्ड ले रखा है, इट इज़ ए फ्लैट मॉडल ऑफ एन एटम दैट इज 2 डायमेंशन। इसने बोला कि एटम है और उसने बार बार एक वर्ड यूज़ करा सर्कुलर, कंसेंट्रिक सर्किल्स, मतलब वो 2D बता रहा है कि ये बोर्ड है, इधर मैंने न्यूक्लियस रखा और इसके चारों तरफ युग बनाते जा रहा हूँ, बस ये इस तरीके से। जबकि आप आगे पढ़ोगे और आपको पता भी होगा कि ये एटम एक 3D मॉडल होता है, ठीक है, वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट ने बोला इट अगेंस्ट टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आगे हम पूरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो हेजनबर्ग ने जो है एक अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में बताया था, उसकी बिल्कुल अगेंस्ट है। कैसे, तो जब हेजनबर्ग पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी बार डीमेरिट से तो यही लिखा दी मैंने एक साथ। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दैट इज एटम और आयन सच एज हीलियम लिथियम प्लस ये, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके कॉपी करें इसको जल्दी से। देन नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयंस एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम व्हेन ऑब्जर्व अंडर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम वाज फाउंड टू कंटेन लाइन स्प्लिट इज नोन एज फाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो फिर से स्पेक्ट्रम में भी हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अल्टीमेटली, ठीक है। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और इसी तरीके से एक इफेक्ट होता है जीमैन इफेक्ट और एक इफेक्ट होता है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। जीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है किसकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसको बोलते हैं हम जीमैन इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जीमैन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व होता है और स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व होता है, उसमें स्प्लिटिंग्स हो जाती है लाइन की। तो क्यों होती है और ये इफेक्ट क्या है, ये हम आगे खैर डिटेल में बात करेंगे, बस इसका ड्रॉबैक मैंने यहाँ पे डीमेरिट यहाँ पे लिखा दिया। तो जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये नेक्स्ट लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक, कुछ चीज़ें काफ़ी सारी आपके लिए नहीं आ गई, बट ओवरऑल पूरे चैप्टर के हिसाब से मैंने ये डीमेरिट्स यहाँ पे लिखा दी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया तो आराम से आप, ठीक है, धीरे धीरे इसको देख के और सारी चीज़ें कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में पॉज करें और इसको कॉपी कर लें। चलिए, ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है अगेन, है ना, तो थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे देखिएगा, समझिएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके बाय, थैंक यू क्लास।